गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का गृह कार्य है कक्षा 12। सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। चैप्टर हमारा दूसरा। सॉल्यूशन पार्ट 5 एंड 6 है हमारा। 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इस बॉडी वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, NaCl जल में आसानी से घुल जाता है जबकि CCl4 में नहीं घुलता, क्यों? उत्तर नंबर फर्स्ट, NaCl यानी आयनिक यौगिक होता है जबकि CCl4 असंयोजक यौगिक होता है। पहले की बात करते हैं CCl4 यानी सहसंयोजक यौगिक की। सहसंयोजक यौगिक द्रव अवस्था या विलियम में आयनित नहीं होते क्योंकि उनके अणुओं में परमाणु परस्पर असंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इसी कारण CCl4 यानी सहसंयोजक यौगिक अघुलनशील होते हैं। जबकि NaCl की बात की जाए तो आयनिक यौगिक जल तथा अन्य प्रबल ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। इसी कारण आयनिक यौगिक यानी NaCl आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 2, ठोसों की ध्रुवों में विलेयता पर ताप के प्रभाव को समझाइए। उत्तर नंबर 2, ताप का प्रभाव। जब ताप को बढ़ाया जाता है तो यह पाया जाता है कि अधिक ठोसों की विलेयता ध्रुवों में अधिक हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोसों की विलेयता ताप पर भी निर्भर रहती है या ताप द्वारा भी प्रभावित रहती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए जाते हैं जो ताप बढ़ने पर द्रव में कम घुलते हैं। लासातेलिया के नियम के अनुसार जब किसी विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है और यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऐसे पदार्थों के लिए ताप को बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इसी प्रकार जब विलेय को किसी विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है तो ऐसे पदार्थों के लिए जब ताप को बढ़ाया जाता है तो विलेयता कम होती है। प्रश्न नंबर 3, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं? उत्तर नंबर 3, अवशोषण गुणांक वह प्रभाव है जो कुछ सामग्रियों व ऊर्जा बीम के किसी प्रकार पर होता है क्योंकि यह पदार्थ से गुजरता है। मूल रूप से किसी भी प्रकार के मूल कण या शुद्ध ऊर्जा विभिन्न सामग्रियों से प्रभावित हो सकती है। उनकी गति या पारगमन क्षमता को सीमित कर सकती है। इसमें अधिक इस घटना को रेडियो या टेलीविजन तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में देखा जा सकता है। जब कोई तरंग जैसे प्रकाश आसानी से किसी वस्तु को भेदने में सक्षम होती है तो यह पारदर्शिता के स्तर को बनाए रखने के लिए कहा जाता है। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ से लहर को गुजरने में कठिनाई का समय लगता है तो इसे अपारदर्शी माना जाता है। जब अवशोषण गुणांक प्रकाश ऊर्जा से संबंधित होता है तो बीयर-लैम्बर्ट कानून किसी वस्तु की पारदर्शिता और अस्फुटता के मापदंडों पर परिभाषित करता है। विभिन्न प्रकार की सामग्री अवशोषण के विभिन्न स्तरों को बनाए रखती है जिससे प्रकाश या तो अवरुद्ध हो जाता है या पारित होने की अनुमति मिलती है। इसके माप को विशेष रूप से ऑप्टिकल अवशोषण गुणांक के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्टिकल ऊर्जा भी कुछ सामग्रियों से बिखरने के प्रभावों से ग्रस्त है। इस तरह तथ्य से होता है कि तरंगों के कण पदार्थों से गुजरने के बाद फैल सकते हैं, जैसे कि जब सूरज की रोशनी बारिश पर असर डालती है और प्रकाश स्पेक्ट्रम एक इंद्रधनुष पैदा करने के लिए बिखेरता है। प्रश्न नंबर 4, NH3 जल में घुलनशील होता है, क्यों? उत्तर नंबर 4, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। यह जल में अति विलेय है। अमोनिया के जलीय घोल को मिलाकर अमोनिया कहा जाता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया था। वर्लेलाइट ने इससे रासायनिक गठन का अध्ययन किया तथा इनको बनाने वाले तत्वों का पता लगाया। प्रयोगशाला में अमोनिया क्लोराइड तथा भुजे हुए सूखे चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 5, O2 रक्त में घुलनशील होता है, क्यों? उत्तर नंबर 5, रक्त ऑक्सीशीणता रुधिर का एक गुण यह है कि वह ऑक्सीजन को अवशोषित कर विशेष अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है जहां उसका उपयोग होता है। इस प्रकार जीवों के रुधिर में अवशोषित ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा रहती है। किन्हीं परिस्थितियों में रक्त ऑक्सीजन का औसत परमाणु पर्याप्त कम हो सकता है। इस अवस्था को रुधिर ऑक्सीशीणता। इस अवस्था में रुधिर में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव अनियमित हो जाता है। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब अनियमित हो जाता है तब धमनियां रुधिर में ऑक्सीजन की सहतप्रति भी न्यून पड़ जाती है। जब किसी कारण से फेफड़ों में रुधिर का उचित ऑक्सीकरण अवरुद्ध हो जाता है तो यह अवस्था उत्पन्न होती है। अधोलिखित परिस्थितियों में इसे उत्पन्न करती है।
पहला है हमारा सांस लेने वाली हवा में ऑक्सीजन का न्यूनीकृत दबाव। दूसरा है फेफड़ों के रोग जिसमें गैसीय विलयन निरुद्ध हो जाता है। और ग है स्पष्ट अंडाकार रंध्र के कारण जन्मजात हृदयोग। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री चैप्टर 2 था हमारा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।